Mega, you can start in 5 seconds. वेलकम एवरीवन, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के पेज पे आप सभी का स्वागत है। सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस वैसे तो लोगों के बीच में जाके सर्व करने की कोशिश करता है, सिनेमा के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से क्योंकि बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, तो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस की टीम ने भी अपना जो तरीका है वो चेंज कर लिया है। अब हम लाइव स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का वीकली स्क्रीनिंग इनिशिएटिव करीब 1 महीने पहले चालू हुआ था और आज सिक्स्थ फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है। इस दौरान हम हर हफ्ते ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक फिल्म का लिंक रिलीज करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, और फिर हर संडे को जो उस फिल्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज जो इस हफ्ते जो हमने फिल्म दिखाई थी वो है सुपरमैन ऑफ मालेगांव। सुपरमैन ऑफ मालेगांव एक 2008 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये सही शब्दों में, आसान शब्दों में कहा जाए तो फिल्म मेकिंग के ऊपर एक फिल्म है और शूट करा गया है मालेगांव, एक छोटा शहर है मुंबई से थोड़ा दूर, और यहाँ पे एक तरह से एक फिल्म सिनेमा का, एंटरटेनमेंट का एक लोकल सोर्स है फिल्म बनाना वहाँ पर, और उसी पर आधारित ये फिल्म है जो कि फैजा अहमद खान जी ने बनाई है। और आज हमारे साथ इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए इस फिल्म के को स्क्रिप्ट राइटर मौजूद हैं फरोज जाफरी जी। फरोज जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। फरोज जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फैजा अहमद खान जी ने आपको फिल्म के जो डायरेक्टर हैं नासिर जी और आपसे किस तरह से मुलाकात हुई, इसका विजन कैसे तैयार हुआ? इसमें सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि मेरा नाम फरोज नहीं फरोग है। फरोग जी। फरोग जी रोक कहिए और फो लगा दीजिए, फरोग जाफरी। जरूर। तो देन फिर उसके बाद ये फैजा जी के बारे में आपने पूछा, तो फैजा जी कांटेक्ट में आए नासिर बॉम्बे में कहीं पर, वो मैं नहीं जानता कैसे आए। फिर उसके बाद वो उनसे मिलने मालेगांव आए। यहाँ पर हम लोग जो फिल्में बनाते थे, शूटिंग वगैरह, हमारी सेटिंग वगैरह देखा, उनको बहुत अच्छा लगा वो माहौल। फिर उन्होंने कंसेप्ट लिया, उनके पास पहले से कंसेप्ट तैयार था, तो वो कंसेप्ट तैयार करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों को बनाई। तकरीबन कुछ वो साल भर हमारे साथ रहे यहाँ। अच्छा। अपनी पूरी टीम लेकर बहुत मेहनत की उन्होंने। हमारा मतलब जब वो एक आर्टिस्ट पर केंद्रित होते थे डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, फिर वो राइटर हो, एक्टर हो, जो भी हो, तो वो फिर तकरीबन समझ लीजिए उसका बस नहाना वगैरह ही रह जाता, बाकी सब कुछ शूट किया है उन्होंने। उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका मिलना, उसके फैमिली, सब 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 शूट किया। मतलब कितना उनका डिवोशन है अपने काम के वास्ते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ फैजा जी का। जी। इतनी मेहनत की तो वो फिर जी नहीं आप बात प्लीज कंटिन्यू। इतनी मेहनत की उन्होंने, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री को हाइप मिली भी, हिट भी हुई फिर वो डॉक्यूमेंट्री। जी। तो इस प्रोसेस में, फिल्म मेकिंग में, आपने राइटिंग का जो हिस्सा था वो किया है? दोनों ही जो मेन फिल्म है जिसको शूट कर रहे हैं और जो ये फिल्म है, इसमें भी आपने अपना योगदान दिया है? नहीं, डॉक्यूमेंट्री में मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि मैंने, जैसे आप अभी मुझसे क्वेश्चंस कर रही हैं, तो ऐसे फैजा या हम लोग अपनी मेकिंग या अपना काम बता रहे ना, क्वेश्चन भी नहीं होते थे। बहुत एक आध तो कुछ जरूरत पड़ा, वरना क्वेश्चन भी नहीं करती थी। तुम बस अपना काम करो और क्या इसके ऊपर कहना चाहते हो कहते रहो। ये उन्होंने हमको इंडिपेंडेंट एक आजादी दी थी, इंडिपेंडेंस दिया था हम लोगों को, तो हम लोग अपना काम करते रहे, अपनी बातें करते रहे, सब कुछ बोलते रहे। वो एक फिर उन्होंने वो देखते देखते उसमें से एक स्टोरी निकाली, हम सब की बातों को ज्वाइन करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्होंने हमको कोई क्वेश्चन भी नहीं किया था। बहुत रेयर कोई फॉर्मल सा कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं क्वेश्चन भी नहीं करती थी। बस हमको बस शुरू कर दो और फिर दीवाने की बड़बड़ शुरू। अच्छा। तो वो खशवंत सिंह का एक मिनट, खशवंत सिंह जी बड़े अच्छे राइटर है, उर्दू के, इंग्लिश के, हिंदी के। वो बड़ा अच्छा एक लिखते थे, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ,
तो फैजा जी का तरीका ये था कि हमको कैमरा लगा दिया हम पर, फिर आप बोलते रहो, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ आप बोलते रहे। और फिर उन्होंने बाद में जाके बॉम्बे में अलग पोस्ट प्रोडक्शन में जब काम किया तो फिर एक एक चीज सुनी वापस, और फिर उसमें से उन्होंने एक फिल्म तैयार की। मैं चाह रहा हूँ उनकी मेहनत का अंदाजा हमको एक बार हो जाए, बाकी चलिए बातें तो होती रहती है। हाँ जी। तो आप खानदेशी फिल्मों से काफी समय से जुड़े हुए हैं और आप खानदेश रीजन से भी हैं, आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। नहीं, खानदेश रीजन से हूँ नहीं मैं, लेकिन अच्छा, खानदेशी फिल्में शुरू करने वाले भी हम ही लोग थे। या नासिर ना एक्चुअल शोले जैसे नासिर की वजह से हुई, मालेगांव में अल्लाह ने उसके जरिए शुरू करवाया, खानदेश फिल्में भी अल्लाह ने नासिर के जरिए शुरू करवाई। हुआ ये कि हम ये इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि जब शोले और शान हिट हो गई, मालेगांव की शोले और शान जब हम लोगों ने बना लिया, नासिर जैसे बनाया, मैं उसमें राइटर या एक टीम का एक हिस्सा था। तो वो होने के बाद फिर बॉम्बे बेस्ड कंपनी जो सीडीज और डीवीडी, उस वक्त सीडी डीवीडी का एक दौर आया था, शायद आपको याद हो। कुछ 2001-2 में, 2001 और 2 में कुछ ऐसा डीवीडी सीडीज का दौर आया था, अगर आपको याद होगा उस वक्त। और तो वहां की जो एक कंपनी थी सीडी डीवीडी म्यूजिक, कुरनाल म्यूजिक करके, उसने किसी तरीके से नासिर को अप्रोच किया कि जब ये लोकल हिट बहुत ज्यादा पेपर्स वगैरह में जब आने लगी, आज तक भी जब ये इंटरव्यू आया, हम लोग आज तक पर भी इंटरव्यू आया, सब तमाम नेशन वाइड जितने न्यूज चैनल थे सब ने हमको इंटरव्यू किया, ये डॉक्यूमेंट्री के पहले की बातें। तो वो इंटरव्यू आने के बाद फिर कंपनी जो बॉम्बे बेस्ड थी वो इंटरेस्ट लेने लगी हमारे इसमें, कि जो उनको भी काम चाहिए था और काफी कम बजट में हम लोग कम करके दे रहे थे। वो कहाँ 10-15 लाख 20 लाख की वो हिंदी फिल्में लेते थे, और कहाँ हम एक छोटा सा लोकल मसाला एक वो हम 10-15 हजार 20 हजार में दे देते थे उनको। तो उनको एक अच्छा, और बाद में उन लोगों ने बनाया, कमाया भी उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से फिर वो कुरनाल म्यूजिक के जयेश भाई, उन्होंने नासिर भाई से कांटेक्ट किया और इस तरीके से वो काम आगे चल पड़ा। अच्छा, फिर काफी साल हम लोगों ने वही किया। तो इसमें हमेशा पैरोडी पे फोकस करते हैं या अलग अलग थीम्स रहती हैं? नहीं, इसमें हुआ क्या मैम, वो आपको बता दूं थोड़ा, अगर आपको सुनना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप। देखिए, मालेगांव के शोले या मालेगांव की शान ये पहली फिल्में नहीं है, उसके पहले भी फिल्में बन रही थी, मतलब 1-2, 2-4-5-6 ऐसे इस तरीके की फिल्में बन रही थी। तो हुआ ये कि वो हिट नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि अब टेक्निकली हम उतने साउंड नहीं थे, उतने अच्छे हम टेक्निकली हम नहीं थे कि बहुत अच्छा कैमरा हमारे पास हो, बहुत अच्छी लाइटिंग्स हमारे पास हो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। तो वो हिट नहीं होती थी। अब ये बारीकी है, इस बात को नासिर भाई ने समझा और उन्होंने देखा कि लोगों को अट्रैक्ट अगर करना है और फिल्में अगर हिट करनी है तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी कॉमेडी फिल्म। अब कॉमेडी बनाने के लिए हम इत्तेफाक से हम रात में बैठते थे, उनका वीडियो पार्लर बंद होने के बाद एक होटल पर थे, एकदम एक बार निकाला उन्होंने कि यार कैसे क्या किया जाए। उस वक्त इत्तेफाक से हॉट शॉट्स हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जो रैम्बो की पायरेसी थी, अपना सॉरी पायरेसी बोल रहा हूँ, पैरोडी थी। तो वो रैम्बो की पैरोडी होने पर वो इस इत्तेफाक से नासिर भाई की वीडियो पार्लर में लगी भी थी, शायद वो बात उनके जहन में रह गई थी या क्या, किस तरीके से हम बैठे, बातचीत निकली और कहीं से नासिर भाई को आइडिया क्लिक हुआ कि शोले बनाना चाहिए क्योंकि शोले बहुत ज्यादा हिट है। और इत्तेफाक से हमारे पास उस वक्त डुप्लीकेट भी काफी थे, गब्बर सिंह के डुप्लीकेट थे, अमित जी के बाद में मिल गए, धर्म जी के बाद में मिल गए। तो इस तरीके से जब सब ऐसे काम मतलब उन्होंने छेड़ा और फिर तकदीर साथ देने लगी उनकी, उनको सब मिलते चले गए, फिल्म भी काफी हिट हो गई, इतनी हिट के आज तक देखिए हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। फेवर होता चला गया उनको बहुत ज्यादा, लक का फिल्में हिट होती गई, वो काम करते रहे। फिर उसके बाद वही अपना खानदेशी मूवीज का एक सिलसिला शुरू हो गया, वो भी उनके जरिए मालेगांव में अल्लाह ने शुरू करवाया। जी, आपका अभी उसके बाद कैसे प्रोजेक्ट्स पे आपने और काम किया है, क्या आप लिख रहे हैं अभी इन दिनों? देखिए अभी तो यूट्यूब का जमाना आ गया है अगर आप गौर करें तो, और हमारे यहाँ ये सब छोटू का बहुत हिट हो गया। 4 चैनल जो है, हम DSS है, खानदेश फन है, JKK है, खानदेश मूवी मस्ती कुछ ऐसा कुछ है, ये 4 चैनल बहुत हिट। इनको देखकर और भी सारे लोग प्रोत्साहित होकर बहुत सारे चैनल्स ओपन हो रहे हैं मालेगांव में। छोटू तो अवेलेबल है नहीं,
तो वो अपने अपने तौर पे लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं, कुछ को मैं कांटेक्ट करता हूँ, कुछ मुझे कांटेक्ट करते हैं, उनका कुछ कुछ किट्स या गैग्स अगर आप कहें तो वो लिख के दे रहा हूँ। ये अभी काम चल रहा है। वैसे मेरा एक सेकंड नावल आने वाला है, मैं नावल भी लिखता हूँ बच्चों के लिए उर्दू में। अच्छा, उर्दू लैंग्वेज में एक मेरा नावल आ चुका है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसकी एक बिल्कुल मिनट अभी कॉपी देता बिल्कुल। हूँ। ये मेरा पहला नावल है बच्चों के लिए, जो लास्ट ईयर एनसीपीएल दिल्ली से प्रिंट हुआ है। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये वहां से ये प्रिंट हुआ है। ये मेरा पहला नावल, सेकंड नावल भी मैंने तैयार कर लिया, लेकिन अब वो बच्चों के लिए नहीं, अब वो सबके लिए। अच्छा, मतलब 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बच्चे तक सबका उसका। तो मैं वो भी लिखता हूँ। फिर ये कभी यूट्यूब का कुछ आ गया तो ये भी लिखता हूँ। लिखना तो है क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं हमको। मतलब लोगों को बाप की तरफ से बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती, बिजनेस मिलता, पैसा मिलता, हमको बाप के पास से सिर्फ कलम मिली, पेन है तो पेन ही से काम लेंगे, दूसरा कुछ तो है नहीं मेरे पास। तो वही लिखता रहता हूँ, वही बिल्कुल। कर रहा हूँ और वही करना है। तो फारूक जी, आपने जैसे अभी जस्ट बताया कि सोशल मीडिया पे आपने बात करी, जैसे यूट्यूब अब आ गया है, तो एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो अब बहुत हद तक बदल गया है। पिछले 5-7 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तो पहले जैसे जिस पर्पस से लोकल सिनेमा चालू किया था कि वहाँ के लोग अपने ही लोगों के अपने ही क्रिएशन को एंजॉय कर सके, तो आप क्योंकि एक कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं, आप लिखते भी हैं, तो आपको, आप उस पूरी इंडस्ट्री में इतना काफी टाइम से इन्वॉल्व हैं, तो आपने क्या कुछ चेंजेस महसूस किए हैं? क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम हुआ, ये छोटे बहुत छोटे फॉर्मेट्स के जो कंटेंट होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं, और एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया कंटेंट का, कि अब गांव में एक छोटे बच्चे, गरीब इंसान से लेके बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी वही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और एक तरह से अब सबके पास एक साधन है अपनी बात बोलने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो वो इंडस्ट्री में जो ये चेंजेस, बहुत रीसेंट चेंजेस आए हैं, इसमें क्या आपने चेंज देखा? आपका खुद का फॉर्मेट, क्या कोई चेंज आया उसमें लिखने में? आपके जिस तरह से कंज्यूम होता है डेटा, कि जिस तरह से लोग बाग अब चीजें देखना पसंद करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस आपने महसूस किया पिछले कुछ सालों में? ईमानदारी से अगर मैं कहूँ, सच्ची बात अगर मैं कहूँ, तो देखिए, पहले होता ये था कि जब फिल्में और सीरियल्स, मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी बात समझना, मैं जो कहना, जितने भी आप लोग जो भी सुन रहे हो समझना मेरी बात। पहली बात तो ये वक्त के साथ बदला है, तो हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, पहली बात ये है मेरी। सेकंड ये कि इससे बहुत बड़ा एक जो नुकसान हो रहा है कि ठीक है, वो झोपड़े गांव के एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला एक टिकटॉक स्टार हो, या महलों में रहने वाला, एंटीला में रहने वाला कोई बहुत बड़ा, कोई अंबानी का बेटा, वो हो, कोई भी हो, तो इनकी हर बात, वो जो स्टैंडर्ड हुआ करता था उस पर नहीं है। जितने भी मेकर्स हैं, इनकी हर बात स्टैंडर्ड, हर बात आर्टिस्टिक नहीं है, कुछ भी करते हैं, अपना एक्सप्रेशन निकालना, ये क्या बात हुई? ठीक, उसका एक वे होता है ना, एक प्रॉपर वे होता है। फिल्मों से हमें क्या फायदा मिलता था, इवन जब तक हमारे वीडियो पार्लर चले, जब तक थिएटर्स तक, जब तक कि हम यहाँ पर तहजीब सीखा करते थे, उसकी रिहर्सल्स होती थी, उसकी वो जो प्ले करते थे, जो शूटिंग्स करते हैं, ये लोग रिहर्सल्स किया करते थे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कल्चर हम एक देखा करते थे वहां पर, फिर वही कल्चर लाकर हम अपने घर में बढ़ता करते थे। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हैं, थिएटर्स सिर्फ थिएटर्स नहीं थी, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, चाहे फिल्म थिएटर हो, चाहे प्ले के थिएटर्स हो, ड्रामा थिएटर, ड्रामा जहाँ प्ले होते हैं, वो सिर्फ थिएटर्स नहीं थे, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था वहां पर। वहां तहजीब सिखाई जाती थी, वहां कल्चर सिखाया जाता था। वरना अगर आप गौर करेंगे, 50s के पहले, 40s के पहले लोगों को ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते थे। फिल्में जब शुरू हुई तो फिर लोगों ने कपड़े पहनना भी सीखा। जब राज जी के शर्ट देखे, दिलीप साहब के शर्ट पैंट ये सब देखे, तो फिर लोगों ने कपड़े पहनना भी ठीक ढंग से सीखा। वरना उसके पहले आप गौर कीजिए, लोग पैजामा पहन के घूम रहे हैं, क्लोज शर्ट पहन लिया बहुत बड़ा, लोग धोती पहनकर घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में चले जाए। हमने तहजीब कब सीखी, हम कल्चर्ड कब हुए? जब थिएटर्स से हमने सीखना शुरू किया। और थिएटर्स ने काफी हद तक, बल्कि आज तक थिएटर्स ही हमको, खासतौर पर इंडियंस को, हम हिंदुस्तानियों को, प्राउड टू बी इंडियन, हम इंडियंस को थिएटर सिखाती हैं।
कि आपको अपनी बीवी से कैसे बात करना है, आपको अपने माता पिता का आदर कैसे करना है, आपको अपने बच्चों से कैसे प्यार करना है, ये हमको फिल्मों ने सिखाया। वरना चलिए बताइए किस धर्म में लिखा है कि बहू सास की इज्जत करे या उसका हुक्म माने? कहीं नहीं लिखा है। ये हमको थिएटर ने सिखाया कि नहीं वो बड़े हैं, नहीं वो बड़ी हैं, आपको उनकी इज्जत करना है, आपको उनको सुनना है, वो जो बोले आपको उनका काम करना है। वरना कहीं कोई धर्म ऐसे किसी लेडी को जो फोर्स नहीं करता कि आप अपने किसी भी, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना, उसकी तुम मतलब एक एक्स्ट्रा जाके उसकी बात सुनो, या तुम्हारा दिल नहीं हो रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम फिर भी उसकी बात मानो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। फिर वो कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ठीक हो, ये कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन ये थिएटर ने हमको सिखाया कि नहीं वो बड़ी बूढ़ी है, नहीं वो पति ऐसा है, आपको उसकी इज्जत करना है। तो वो बेचारी वो लेडी को भी सब सुनना समझना सब लेकर चलना पड़ रहा है। ये कल्चर हमने फिल्मों से सीखा ना, थिएटर में जो लगती थी। अब ये यूट्यूब और फेसबुक और ये टिकटॉक वाले, ये तो अलग ही मामला है। मतलब वो बहू कपड़े सुखाने छत पर गई, वो वहां अपना टिकटॉक बना ली नाच कर, इधर सास अकेली, तो ये अपना खांसते खांसते दवा पीते पीते टिकटॉक ये बना लेती। ये क्या है? आप आर्ट थोड़ी कर रहे हैं, आप कल्चर नहीं कर रहे। कौन क्या है इसमें? आप कल्चर डेवलप ही नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर मतलब क्या है आर्ट का? आर्ट का मकसद है कल्चर डेवलप करना, सिखाना लोगों को। आर्ट का इन शॉर्ट ये कि इंसान को इंसान होने का मतलब समझाना आर्ट है। इंसान है, इंसान को वो समझाना, वो अक्ल देना कि देखो तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसे समाज में जीना है, तुमको ऐसे रास्ते पर चलना है, तुमको ऐसे बाइक चलानी है, तुमको ऐसे कार चलाना है। कार चलाते चलाते सामने अगर एनिमल आ जाए, जानवर आ जाए, तो आपको ब्रेक लगाना है। आपको ये हमको आर्ट सिखाता है। चाहे आप कितना आर्ट से नफरत करें, वो एक होता है, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ नहीं आर्टिस्टिक ऐसे वो, लेकिन उनको सिखाया तो आर्ट ही नहीं है। कि आपको शर्ट की बटन ऐसे लगानी है, आपको प्रॉपर कपड़े पहनने, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने, वरना लोग गंदे पहन के निकल जाएंगे अगर आर्ट ने नहीं सिखाया होता तो। वरना क्यों, आप एक चीज देखिए कि मोदी जी को जब कोई नई स्कीम लानी होती है तो अक्षय कुमार को सबसे पहले क्यों अप्रोच करते हैं? क्योंकि वो बंदा आर्ट से है। मोदी जी ठीक है पॉलिटिक्स से, अक्षय आर्ट से है, अक्षय फिल्मों से है, तो वो फिर ताकि उसकी बात ज्यादा अपील करती है लोगों को, समझ जाते हैं फौरन। अब ये टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक जो भी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को मना नहीं कर रहा हूं, ना बुरा बोल रहा हूं, लेकिन आप क्या उससे, जैसे आप करो, आप अपने एक्सप्रेशंस निकालो, आपको आजादी है, लेकिन उसका समाज पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उससे कोई एक इंसान क्या सीखेगा, ये तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। ये अगर आ जाए तो बात अच्छी लगेगी, वरना बाथरूम में यकीन मानिए अच्छे से अच्छे लोगों ने गा के अपने आप को मोहम्मद रफी समझा है, और जब बाहर आए तो फिर क्या होगा ये सब जानते हैं। तो अपना देखिए, अपना कुछ बनाया हुआ काम अपने को बच्चे की जैसा प्यारा होता है, अपने बच्चे के जैसा प्यारा होता है, कहीं से बुरा नहीं लगता, लेकिन उसका डिसाइड, उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। तो आपका एक वीडियो, आपका एक छोटा सा कुछ, वो क्या सोसाइटी पर असर करेगा, क्या किसी इंसान पर असर करेगा, उसको भी ये बनाने वालों को ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर पे हमारे यंगस्टर्स। ये अगर प्लस हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो आज तो वही है पहुंचने का जरिया, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी कि आप एक कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको कि आप आर्ट से लोगों को कल्चर सिखाएंगे या कोई भी एक एटिकेट सिखा रहे हैं। तो एक बात उसमें, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बात ये नहीं कि आप मैसेज देते बैठे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके काम में कोई एक बात रहना चाहिए, एक हल्की सी बात, हिकमत वाली, उर्दू में हिकमत कहते हैं उसको, एक बात होनी चाहिए हिकमत वाली, एक कोई सीख होना चाहिए। मैसेज मत दो, आप टॉन्टिंग मत करो किसी को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वरना वो बॉदर हो जाएंगे लोग कि ये तो खुद को आता नहीं, लोगों को सिखाते पढ़, ये नहीं। एक बात बहरहाल रहना चाहिए उसमें कि आदमी बोले देखे तो वाह क्या बात है यार, और आपका मैसेज भी चला जाए धीरे से, समझ रहे? चलिए प्लीज कंटिन्यू, सॉरी डिस्टर्ब किया जी, प्लीज। नहीं, अब तो मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि आप फिर इसको कैसे, इस पूरे चेंज को कैसे आप डील कर रहे हैं अभी? आप किस तरह के, आप वैसे ही आर्ट कर रहे हैं या फिर आप वैसा ही लिख रहे हैं, या आप इन चीजों के हिसाब से आप अपनी राइटिंग को ढाल रहे हैं? नहीं देखिए, मेरा एक मानना है मैम कि ठीक है, जो भी दौर चले, अगर वो आपके मिजाज के खिलाफ है तो आपको अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े रहना है।
अपने प्लेटफॉर्म पर। ये इससे कोई ये हवा के जैसा आता है और चला जाता है। कोई कोई परमानेंट तो कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। परमानेंट कोई चीज नहीं होती। आप देखिए कि मैं आपको कैसे वो करूं कि चलिए जो बात मतलब सब समझ जाए वैसे मैं आपको ले उस पर समझाता हूँ। गांधी जी ने मैसेज दिया अहिंसा का, ठीक है। गांधी जी ने फिर देश के लिए लड़ने के लिए अहिंसा का मैसेज दिया। अब उस वक्त जब सामने जो पुलिस है, इंग्लिश पुलिस है, उसके पास में हथियार हैं, लाठी है, गांधी जी चाहते तो खुद भी बोल देते अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को कि आप भी अपनी लाठी लेके आना घर से, बोल सकते थे ना बचाव के लिए। लेकिन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू डांडी, गांधी जी ने अपनी लाठी के अलावा किसी को नहीं कहा कि तुम लाठी घर से लेके आना। और वो लाठी भी उनकी एज की मजबूरी, वो अपने स्टैंड पर मजबूत थे, आखिर तक वो अहिंसावादी रहे। ये होता है एतमाद, ये होता है कॉन्फिडेंस। और एक वक्त एक दिन ऐसा आता है जब कुदरत मेहरबान हो जाती है आप, अगर आप अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े रहे ना, तो एक वक्त आता है कि फिर चीजें आपको सपोर्ट करने लगती है। अगर आप ही वक्त के साथ निकल गए तो फिर तो सेल्फिश हुए, मतलब परस्ती हुई ना आपकी, कि उधर है तो उधर चले गए, आप उधर मतलब उठा लिए, अपना पैसा लिए, घर आ गए। तो ये मैं इस तरीके की बेवकूफियां जो मैं देखता हूँ वो मैं नहीं कर सकता यूट्यूब पर, फेसबुक पर या टिकटॉक पर। वो टिकटॉक तो मैंने आज तक बनाया भी नहीं है, क्या बताऊं, आता भी नहीं है। व्हाट्सएप या यूट्यूब पर जो काम काज है, तो वो आपको पता है कि वो हम लोग एक फिल्म का ही शुरू से करते हैं, एक फिल्म का, उसके अंदर मुझे तमाम वो कंटेंट मिल जाते हैं। मतलब अगर आप गौर करें तो उसमें राइटिंग है, एक कॉमेडी वाक्य लिखते हैं ना हम, एक गैग में 10 मिनट का एक कॉमेडी वाक्य इंसिडेंट लिखते हैं हम। एक स्टोरी होती है, प्लस शूट होता है उसका, प्लस आर्टिस्ट होते हैं उसके अंदर, डायलॉग्स बोले जाते हैं, प्लस एडिट होता है। जो फिल्मों का जो हमारे 1-2 घंटे का जो मालियों का लोकल होता है वो अब चलिए 10 मिनट पे, लेकिन वो उसके अंदर उसकी सोल है। समझ रहे हैं आप, उसकी सोल है, फिल्म की सोल है। ये 5 मिनट के जो गैग्स है कॉमेडी, इसमें वो फिल्मों का वो टेस्ट, वो गैग्स मिल जाए, वो सुकून में वो चैन मिल जाता है। तो फिर ये कर रहे हैं। टिकटॉक का मुझे समझ में नहीं आता। अब तो बैन हो चुका है, जो मैंने सुना है, न्यूज जो देखता हूँ कि बैन हो चुका है अब तो। बिल्कुल। तो हिमांशु जी ने अभी एक सवाल पूछा हमसे कि जो आपने जो फिल्म बनाई मालेगांव, जो एक्चुअल फिल्म थी, उसमें उसको किस तरह से स्क्रीन पे लाया गया, मतलब वो शुरू करने में क्या दिक्कतें आई? जो आपने, जैसे आपका एक कमेंट है, एक पूरी फिल्म में एक कमेंट है कि राइटर को हमेशा दिक्कत आती है, तो वो क्या आपको उस टाइम उस विजन से लेके स्क्रीन तक लाने तक में क्या प्रॉब्लम्स आपको उस टाइम फेस करनी पड़ी? देखिए, बेसिकली अगर आप बात समझेंगे तो शोले के मेकर नासिर भाई थे, पर आप बात समझते जाइए। मैंने मेकिंग उसके बाद शुरू की, मतलब जब फिल्में हिट हो गई, यहाँ गंगा बह निकली, जब फिल्में चलने लगी तो फिर मैं भी जुड़ गया। मैं सिर्फ राइटिंग किया करता था, और राइटर का काम है कि जो डायरेक्टर बोले या सेटिंग्स वगैरह पे जो फाइनलाइज हो उसको ड्राफ्ट कर लेने का, या कुछ अपने तरफ से आप जब सुन लिए दोस्तों की बातें, राय मशवरे, क्योंकि हम लोग यहाँ सब मिलकर बैठ के सोचते हैं, बात करते हैं, मशवरा करते हैं, फिर कोई अच्छा जो लगता है उसको एक प्रॉपर वे में लिखने का काम राइटर का होता है। और वो लिखते लिखते कुछ अगर उसकी कोई सोच, जैसे राइटर की अपनी एक सोच होती है, तो वो अगर वो सोच आ जाए तो फिर वो अपनी सोच भी उसमें इन्वॉल्व कर देता है। इस तरीके से एक चीज यहाँ लिखा जाता है। तो मैं जब तक वो चला शोले का था, वो तो एक रिस्क था ही नासिर भाई का, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने। और उनका वीडियो पार्लर था, ये प्लस पॉइंट था उनका वीडियो पार्लर था, एक छोटा 200-250 सीट्स का एक वीडियो पार्लर था। तो उसकी वजह से उनको वो रिस्क आसान लगा, क्योंकि वो फिल्म बनाए तो उनका वीडियो था, पार्लर था उनका, उसमें लगा सकते थे वो, और लगाया उन्होंने, काम किया अपना। अब जब मैं एक फिल्म मेकर के तौर पे जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मतलब एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर तो ऐसा है कि आप लगता है नाम बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर, लेकिन थोड़ा इधर उधर जुगाड़ करे, कुछ दोस्तों से पैसा कुछ कर्ज ले लिया, कुछ अपने पास कुछ जो बचा कर रखा था वो ऐसे कुछ करके वो चलाता रहा। मतलब एक फिल्म बनाते रहा, बनाया। नासिर भाई ने वीडियो पार्लर का सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अवेलेबल कर दिया था, फिल्में वहां मेरी भी वहां पर लगी। फिर जब तक ये आ गया उसके कुछ, मतलब हमने जब यहाँ फिल्में बनाना शुरू की, शोले वोले के टाइम तो था नहीं, लेकिन उसके बाद 1-2 फिल्में में बनाया एज एन मेकर, मतलब राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मैं बनाया। वो भी थोड़ा बहुत चली। उसके साल या 2 साल के बाद
वो जो बॉम्बे बेस्ड सीडीज डीवीडीज की कंपनी थी वो आ गई, तो फिर हम लोग यहाँ बनाते थे और ले जाकर उनको बेच दिया करते थे। फिर स्क्रीनिंग बंद हो गई मालेगांव में, स्क्रीनिंग, फिर फिल्में बनने जब से तकरीबन वो हो गए, फिर बनाना और वहां ले जाकर दे देना। अपना क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बे में हम जो कंपनी जब तक इंटरेस्ट लेती थी, जब तक पायरेसी का जोर नहीं आया था, जब तक वो कंपनी इंटरेस्ट लेती थी, फिर 2006 या 7 में मुझे ऐसा लगता है, 2007 में मैं एक फिल्म लेकर टी सीरीज गया, वहाँ हमारे अजीत जोगी जी थे। उन्होंने कहा देखिए प्रॉब्लम ऐसा आ गया है कि फिल्में आपकी सब अच्छी है, सब हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप मार्केट में 1000 डालेंगे, अगर आज आपकी फिल्मों के 1000 पीसेस अगर हम डालते हैं तो अगले हफ्ते कितना होना चाहिए फरूक जी? उन्होंने मुझसे पूछा। मतलब ऑब्वियसली बस 200-300 बचना चाहिए, एक हफ्ते में 600-700 तो बिक जानी चाहिए ऑल ओवर इंडिया, जैसे बिकती थी ना दुकानों पर। तो उन्होंने कहा कि 200-300 बचेगी नहीं, बल्कि ये 1000 हम आज मार्केट में डालेंगे ना, तो अगले हफ्ते तक ये 15,000 हो जाएगी। मतलब ये बढ़ कहाँ से जाएगी? आप बेचे, आप तो 1,000 बनाए, अभी 15,000 पायरेसी हो जाएगी उसकी, पायरेटेड कॉपीज उसकी 15,000। तो उन्होंने फिल्में लेना बंद कर दिया बॉम्बे कंपनी। फिर हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। तो उसके साल भर के बाद ही फैजा जी आ गए डॉक्यूमेंट्री का वो लेकर। 2-3 साल उनका वो काम चला, मतलब हम बिजी रहे, हम लोग पूरी टीम जो हमारी यहाँ की टीम थी वो सब बिजी रहे। वो खत्म नहीं हुआ तो सीरियल मिल गया था नासिर भाई को, मालेगांव का चिंटू साहब टीवी पर। सुपरमैन के बाद वो शुरू हो गया उनका, वो करते रहे। फिर वो कुछ 2011 या 12 तक वो काम चलता रहा। उसमें कुछ हम लिखे, कुछ दूसरे भी राइटर्स थे उन लोगों ने लिखा, ऐसे करके वो काम चला। फिर 2013-14 पर वो भी बंद हो गया और उसके बाद ये यूट्यूब आ गया। यूट्यूब का काम काज हमारे दोस्तों ने शुरू किया, वो लोग काफी हिट हो गए। आज काफी अच्छा चला। वो छोटू का तो मैं समझता हूँ तकरीबन ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, पसंद किया जाता है। जो छोटू करके जो कैरेक्टर है हमारे मालेगांव का, वो आज बहुत हिट हो चुका है। तो वैसे काम चल रहा है लोगों का। मेरा कभी नावल लिख रहे हैं, कभी यूट्यूब पर लिख रहे हैं, ऐसे चल रहा है। क्योंकि मैं जब तक मैं अपने प्रॉपर चैनल डालूंगा नहीं, जब तक मेरा कुछ होगा नहीं। और चैनल डालने आज की डेट में कम से कम मोनेटाइज होने तक आपके पास 1,00,000-2 लाख रुपया होना चाहिए, जब भी आप मतलब मोनेटाइज करवा पाएंगे अपने चैनल। क्योंकि सीरियल के बाद हुआ क्या कि वो जो आर्टिस्ट हमारे एक्टर्स जो थे उनके मुंह को लग गया खून। क्योंकि सीरियल जब तक चला तो पर डे 500 मिल जाया करता था उनको। वो बॉम्बे का प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा था, लेकिन उनके बाद उनके मुंह को खून लग गया था। वो उनको एक दिन के लिए काम पर आप ले तो 500 रुपये तो कम से कम मांगेंगे ही मांगेंगे। अब वो जो फ्रेंकली जो आते थे, फ्रेंडली सपोर्ट करने आते थे, वो लोग अब आते होते नहीं। एक्टर्स का ही मतलब अब मेरे ऐसा जो एक छोटा मोटा था, जो जैसे आज अगर आप 10 मिनट का बनाने जाएंगे तो आपको 25-30 हजार लगेगा, कुछ लगेगा। तो मुझे 5-10-15 हजार में मैं कर लेता था, क्योंकि मुझे दोस्तों का सपोर्ट या एक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता था। वो बेचारे मुझसे इतना चार्ज करते नहीं थे। लेकिन आज विदाउट चार्ज यहाँ कोई काम नहीं करता मालेगांव में। सबको पैसा चाहिए, और गलत भी नहीं है, वो बेचारे अपना वक्त देते हैं। समझ रहे हैं आप? जी। तो जो इकोनॉमिकली जो एक तरह से एक सोर्स बन चुका था, जो सिनेमा है, लोकल सिनेमा है, तो वो उसमें भी अभी काफी डिफिकल्टी आ रही होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गए हैं। लोग आप जैसे कह रहे हैं कि और अपने खुद ने अपने सोर्सेज ढूंढ लिए हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के। तो अभी वहां पे लोकल सिनेमा का क्या स्टेटस है फिलहाल? मैं एक बात कहूँ मैम, लोकल सिनेमा तो जाने दीजिए, ओवरऑल सिनेमा की अगर हम बात करें, सिनेमा ने कितना कुछ झेला है, कभी आपने गौर किया है क्या? हर बार लगा सिनेमा बंद हो जाएगा, लेकिन सिनेमा निकल जाता है। ये भी एक वैसे ही दौर है। आप गौर कीजिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे जो याद है, जो हिस्ट्री याद है, वो मैं आपको बताता चलूं। हमारा सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुआ, कलर हुआ, तो वो फटा, हम जल्दी से उसके साथ रिलेट हो गए। फिर उसके बाद सबसे पहले उसका हमारे सिनेमा पर हमला हुआ दूरदर्शन का। टीवीज आ गए 90s से, फिर लगा कि अब सिनेमा बंद हो जाएगा। गौर कीजिए आप, मैं कुछ याद दिला रहा हूँ आपको। 90s में जब महाभारत और वो सब जब शुरू हुआ, मैंने 80s में शुरू, 82-83 की बात है, रामायण और महाभारत में जब शुरू हुआ, टीपू सुल्तान वगैरह जब सीरियल जब शुरू हुए, तो आप गौर कीजिए, रोड पे भीड़ नहीं नजर आती थी, रोड पे लोग नजर नहीं आते थे। ऐसा लगने लगा था चैनल्स जब आए, चैनल जब 24 आवर्स जब शुरू हुए, तो फिर लगा कि अब सिनेमा, अब थिएटर बंद हो जाएंगे। लेकिन थिएटर आज भी चल रहे, थिएटर निकल गए।
फिर टीवी का ये, और फिर एक दौर आया वीसीआरस का, जब वो VHS कैसेट्स जो होती थी, आपको याद होगा शायद, वो VHS फिर वो इतना चलने लगा। फिर एक ऐसा आया, इवन ये बॉम्बे बॉलीवुड के सिने आर्टिस्ट ने उसके ऊपर एहतजाज किया था, धरना दिया था सुभाष घई के साथ, दत्त साहब के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ। यूट्यूब पे ही देखा मैंने ये मालूमात। इन लोगों ने वहां पर एक धरना दिया कि ये अपना शशि कपूर जी भी थे उस धरने में, ये जो पार्लर चल रहे हैं इन्हें बंद करवाओ, या इस तरीके से ये जो चल रहा है फिल्मी कामकाज ये बंद करो। ये उस वक्त भी कहा गया था कि अब बंद हो जाएगी जब VCR का जमाना है। फिर थिएटर सर्वाइव कर, आज VCR स्क्रैप में मिलते हैं आपको। थिएटर चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, सिनेमा चलता रहा, एक बुरा दौर फिर आया, ये भी निकल जाएगा, सिनेमा फिर सर्वाइव कर ले। क्योंकि देखिए इंसान का प्रॉब्लम ये है, साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, उसको सोशल होना अच्छा लगता है। आप गौर कर रहे हैं? जी, उसको सोशल होना, उसको सामाजिक है, हर इंसान सामाजिक है, वो हमारा इंडियन हो या यूरोप में बैठा कोई इंसान, वो सामाजिक है। वो उसको समाज अच्छा लगता है, उसको गैदरिंग अच्छी लगती है, और अपनी अलोननेस भी चाहता है, वो भीड़ में अकेला रहना भी चाहता है। ये इंसान का पता नहीं क्या एक स्प्लिट पर्सनैलिटी या स्प्लिट सोच है इंसान की, वो अल्लाह जाने क्यों ऐसा, कि वो अकेला भी रहना चाहता है और समाज में भी रहना चाहता है, गैदरिंग में भी रहना चाहता है। थिएटर उसको वो प्रोवाइड करता है विथ एंटरटेन। समझ रहे हैं आप चले जाइए थिएटर में, बैठ जाइए, आप हाउसफुल है थिएटर, लेकिन आपकी अलोननेस कायम है, आपकी तन्हाई कायम है। जैसे ही लाइट ऑफ हुआ तो वो थिएटर फिर सरवाइव कर जाएगा। ये ठीक है, तीनों का है, ये जब तक चल रहा है, जैसे VCRs का आया था, जैसे टीवी चैनल्स का आया था, वो चलता रहेगा, लेकिन सिनेमा सरवाइव करेगा आखिरी में, ये मुझे होप है, और इंशाल्लाह करेगा। तो संजय जी ने आपसे एक सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं फरूक जी, जिस समय मालेगांव में वीडियो पार्लर पॉपुलर थे, उस समय दिन में कितने शो होते थे और पूरे मालेगांव में कितने पार्लर थे? जिस वक्त वीडियो पार्लर्स का जमाना था मालेगांव में, उस वक्त कुछ 10-12 वीडियो पार्लर्स थे, और उनका टाइमिंग होता था शाम में 4 बजे से। 2 घंटे की मूवीज लगा करती थी, हॉलीवुड की इंग्लिश फिल्में मालेगांव के वीडियो पार्लर्स में लगा करती थी। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे 4 शो हुआ करते थे। 100-200 सीट्स के होते थे ये वीडियो पार्लर, छोटे छोटे, और लोग देखा करते थे, हॉलीवुड की मूवीज देखा करते थे। हिंदी फिल्में तो लगती नहीं थी, हिंदी फिल्में बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो इंग्लिश ये फिल्में लगा करती थी, अपना हॉलीवुड की मूवीज। संजय जी, मुतमईन हुए आप? तो जो सोशल मीडिया से अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी आपको लगता है कि वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट आपके आर्ट फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? अगर कुछ हुआ भी तो ये होगा कि फिर थिएटर्स में फ्रॉम यूट्यूब टू रिलीज होगी फिल्में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मल्टीप्लेक्स आज शुरू हो ही चुके हैं, ये होगा, लेकिन तो थिएटर खत्म नहीं होगा, मुझे पता है। जी 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 जी। तो आप किस तरह की जॉनरा पे काम करना पसंद करते हैं? आप कॉमेडी में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, या आप किस तरह का मटेरियल पसंद करते हैं लिखना? कॉमेडी मजबूरी है मैम, अगर लोगों का अट्रैक्शन हमें चाहिए तो कॉमेडी मजबूरी है। मालेगांव के लेवल या ऑल ओवर आप देखिए तो कॉमेडी, अब देखिए कॉमेडी का जो जॉनर है, इसका बेसिक समझ लीजिए। कितनी भी अच्छी चार्ली की फिल्में, चार्ली चैपलिन की फिल्में बात करें, आप उनको गौर से देखेंगे तो वो ट्रेजिक फिल्में हैं। बिल्कुल, उसमें रोना चाहिए, लोग हंसते हैं, ये लोगों का प्रॉब्लम है, चार्ली का नहीं। तो ये है कॉमेडी की तारीफ, कॉमेडी जन्म लेती है ट्रेजिडी की कोख से, ये मेरा जुमला है। कॉमेडी कहाँ जन्म लेती है? ट्रेजिडी की कोख से। कोई नॉर्मल चल रहा है तो हमको हंसी नहीं आएगी, कोई चलते चलते गिर जाएगा तो हमको हंसी आएगी। लेकिन मैं हूँ इमोशनल पर्सन, पर्सनली तो मैं इमोशनल हूँ, मैं आर्टिस्टिक थोड़ा सा, मतलब वो जो, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम FTI, आई एम फ्रॉम NSD, ये आप मान के चलिए। ओके, मैं थिएटर वाला NSD वाला हूँ, मैं FTI का नहीं हूँ। तो मुझे इमोशंस की बात अच्छी लगेगी, मुझे सामाजिक कोई मैसेज पर या कोई मसले पर फिल्म बनाना अच्छा लगेगा। मुझे बना तो मैं सब लूंगा, इतना काम किया मालेगांव में, 14-15 फिल्में बनाई हैं,
बना मैं सब लूंगा, कर सब दूंगा, लेकिन मेरा अपना सेटिस्फेक्शन संजीदा टॉपिक्स में है, सीरियस टॉपिक्स में है, क्योंकि वो हकीकत है जिंदगी की। तो जो आपने बताया कि परेशानियां आती हैं, एज आपको मॉनिटरीली परेशानियां आती हैं, या किस तरह से एक राइटर के मन में जो कैरेक्टर्स को लेके एक भावना रहती है, उससे आप कैसे डील करते हैं? देखिए, कैरेक्टर्स की कन्फ्लिक्ट जब लिखी जाती है एज एन डायलॉग राइटर, जब मैं एज एन डायलॉग राइटर हो जाता हूँ, अब उन लोगों के बीच में जो तना तनी चल रही है, चाहे वो कॉमेडी हो या संजीदा, जो तो उसमें वो दोनों की विचारधारा क्या है उसके मुताबिक वो लिखना पड़ता है। हर एक, जैसे दो कैरेक्टर है तो वो आसान तो नहीं, इंसान है, वो मामूली तो कोई बात है नहीं, वो एलियंस तो है नहीं कि इमोशन नहीं होगा, कि उन्होंने कुछ अपने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं जाना होगा या यहाँ का समाज नहीं जानते होंगे, ऐसे तो लोग है नहीं, वो है इंसान और इंडियन हिंदुस्तानी है वो। तो इनकी विचारधारा क्या है वो समझ कर, उसको पकड़ कर मुझे दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के डायलॉग्स लिखना पड़ता है। ये मुश्किल होती है, ये कोई भी लिखने बैठे तो लिखने तो आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे आप अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम दोनों एक विचार पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ सिनेमा पर बात कर रहे हैं, हम इधर थोड़ा हट जाएं तो फिर अपना कौन से दूसरे सब यूट्यूब व्हाट्सएप पर हम कैमरे पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सौरभ से बात कर सकते हैं, हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जो जब फिल्म यूट्यूब का हो, गैग को, या कोई सीरियल हो या फिल्म हो, तो ये जब दो लोग बात करते हैं तो विचारधारा बात करती है वहां, बहुत फिलोसफिकली नहीं, लेकिन नॉर्मल वे में उनके विचारधारा के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको वो बताना पड़ता है, उसमें से एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है, और आखिरी में घुमा फिरा के जिंदगी में अच्छाई की जीत होती है, पॉजिटिविटी की पॉजिटिविटी की जीत होती है। तो वो दोनों का जब लिखो, दो कैरेक्टर्स का जब लिखो, तो वो समझ में आना चाहिए, और वो राइटर को समझना चाहिए कि लिखना क्या है मुझे। बिल्कुल। तो संजय जी ने आपसे एक और सवाल पूछा है, अभी क्या हो रहा है मालेगांव में सिनेमा के फ्रंट पर? यूट्यूब का वही छोटू के गैग्स बन रहे हैं, दूसरे और 5-6 चैनल्स और खुल गए हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल ही खुल गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो पर्सनली अगर मेरे हद तक बात करें तो कभी कभी मेरे पास आ जाता है लिखने का, एक्टिंग भी करता हूँ, लिखता भी हूँ उसके अंदर, फिर कभी अपने जुगाड़ के वास्ते इससे उससे मिलता रहता हूँ, कोई मुझे फाइनेंस कर दे तो मैं अपना चैनल शुरू कर दूं, उसके लिए भटकता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा एक सवाल ले लेते हैं, और भी लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं तो। हिमांशु जी ने फिर आपकी तारीफ हो रही है कमेंट्स में, ये तो दिख ही रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। सबको आपका खुला जो विचारधारा है वो बड़ी अच्छी लग रही है। अभी आप में से कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज बताएं। रुचि दीक्षित जी ने पूछा है, क्या जिंदगी बस सादगी से भरी हुई है, इमोशन तो हर एक चीज में है? तो मतलब ये सवाल नहीं है, वो आपके टिप्पणी कर रही हैं आपकी के जो आप कहना चाह रहे हैं उसी पर। देखिए, एक चीज बताऊं मैं, चलिए यहाँ मतलब इनकी रुचि जी ना, रुचि जी को आगे बात बढ़ाऊं रुचि जी से, कि ग्लैमर ये सब एक एज तक अच्छा लगता है, उसके बाद तो हमें सादा होना ही पड़ता है। और उसकी बारीकी में अगर आप जाएंगे, बहुत बहुत ज्यादा अगर आप डीप होकर उसको सोचेंगे, तो जरा ये सोचिए कि आपके ग्लैमर से किसी को तकलीफ भी होती होगी, किसी को ये एहसास होता होगा कि मेरे पास ये टी शर्ट क्यों नहीं। बिल्कुल। किसी को ये होता होगा कि मेरे पास ये शूज क्यों नहीं। तो सादा रहे हम तो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होगी, कम से कम किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे ना जी। समझ रहे हैं? मैं मेरी बात समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे ग्लैमर से हम हर कोई चमकना चाहता है, ये है इंसान का नेचर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो दूसरे पर क्या असर करेगा। हम बहुत अच्छे शूज पहने और ये मालूम पड़े कि कोई बेचारा जिसके पास पैर ही नहीं है, वो क्या सोचेगा।
कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ही वो ये किया, वो निगेटिविटी उसके अंदर डेवलप हो गया। और इंसान का काम है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, पॉजिटिविटी हर तरफ फैलाए। यही पैदा करने का मकसद भी है इंसान का। ऊपर वाले ने अगर इंसान को बनाया है तो इसीलिए बनाया है कि वो पॉजिटिविटी का प्रचार करे, नफरत का नहीं। और ना नफरत किसी के दिल में पैदा हो ऐसा कोई काम करे। समझ रहे? मैं थोड़ा सा वो हो गया, सॉरी, लेकिन बिल्कुल नहीं बिल्कुल। संजय जी ने फिर एक बात कही है, क्या मालेगांव में अब पब्लिक स्क्रीनिंग का कल्चर एकदम बंद हो गया है? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ बोले ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, लेकिन अभी जैसे इन कुछ टाइम्स में जब से यूट्यूब भी आया है और ये जब प्लेटफॉर्म चेंज हो गए उसके बाद से, अगर लॉकडाउन के पहले की बात करें मैम, तो थिएटर, वीडियो पार्लर चल रहे थे, थिएटर्स चल रही थी, यहाँ पर लोग जाते थे। होता क्या कि हमारे वहाँ का जो कल्चर है वो फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे काम करते हैं। मजदूर ज्यादा है यहाँ पर, मालेगांव में मजदूर आबादी ज्यादा है यहाँ पर। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा नहीं है, या मतलब सेठ जो अमीर तबका वो हमेशा कम ही होता है, गरीब ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, मजदूरी करते हैं, हर तरीके के मजदूर हैं, पावरलूम मजदूर, ये दूसरे मजदूर, ये वो लोग बेचारे अब उनका काम शुरू होता है सैटरडे से थर्सडे तक। तो फ्राइडे छुट्टी होती है यहाँ पर। फ्राइडे यहाँ हर थिएटर फुल मिलेगा आपको, कोई भी फिल्म लगी रहे। मतलब फ्रॉम हॉलीवुड कोई ट्रांसलेट हुई फिल्म हो, मतलब ऐसा भी टेस्ट रखते हैं लोग, वो भी हो, या कोई इंग्लिश फिल्म हो या कोई हिंदी फिल्म हो, वीडियो पार्लर में हो या फिल्म के सिनेमा में लगे, थिएटर्स में लगी हो, वो बराबर फ्राइडे हर कोई जाता है, फिल्में देखता है, क्योंकि वही एक दिन उसके पास, उस मजदूर के पास वही एक दिन होता है छुट्टी का। पैसा भी उसी रोज होता है उसके पास, ये भी समझिए आप। तो वो जाता है, एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है जी। फिर हफ्ता भर जैसे जैसे मतलब फिर उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं, ये फिर पूरा हफ्ता फिल्में देखते रहते हैं। यहाँ पर कल्चर है यहाँ पर थिएटर में जाने का। अच्छा। सिनेमैक्स भी खुल गया, अब यहाँ मल्टीप्लेक्स भी खुल गया है यहाँ पर। संजय जी, मालेगांव अलग से एक फिल्म का कल्चर मालेगांव में कैसे हुआ? मतलब ये यहाँ के लोगों का विजन था, यहाँ पे ऐसे थे, लोगों में रुचि इतनी थी कि यहाँ से चालू हुआ? नहीं, यहाँ कोई ऐसा कल्चर था नहीं मैम। अगर आप देखेंगे, मैंने आज अपने फेसबुक, एक कोई है मेरा ग्रुप, फेसबुक का कोई ग्रुप है, फिल्मी चक्कर नाम का एक ग्रुप है मेरा, उसमें आज ही मैंने या कल मैंने एक लाइन उसके अंदर पोस्ट की है, ऐसे ही लिख कर, ऑटो राइटिंग हो गई या मैं लिख कि हर इंडियन, मेरी बात बहुत, मेरा एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना मैम जी, चाहे तो आप पहले खांस लीजिए, मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन नहीं बोलिए। लेकिन एक शब्द सुनिए। हम इंडियन, इवन मैं हूँ, या हर इंडियन, हमारे 125 करोड़ हम जितने भी मर्द जो भी होंगे, 70-80 करोड़ जितने भी होंगे, ये अगर डॉक्टर हैं तो होंगे, अगर टीचर हैं तो होंगे, अगर इंजीनियर होंगे तो होंगे, अगर स्टूडेंट होंगे तो होंगे, अगर मजदूर होंगे तो होंगे, पहले हीरो हैं। इनकी मेंटेलिटी एक हीरो की है सबकी, और वो हीरो बनना चाहते हैं। इसी कमजोरी का फायदा तो यूट्यूब ने उठाया, कि टिकटॉक ने भी इसी का उठाया फायदा। हर इंसान हीरो पहले है। समझ रहे हैं आप जी? ये हमारे, मतलब हालांकि ये इसकी तारीख सुन लीजिए या इस हिस्ट्री सुन लीजिए, ये सोच आई कहाँ से। दरअसल हम इंसानों ने, इंसान बहुत पहले से, हजारों साल पहले जब से इंसान आए तब से शुरू कर रहा हूँ मैं बात। तो हमने मैसेंजर्स देखा, हमने महापुरुष देखे, तो अब हम सब में आ गए हैं, हम सब वही बनना चाहते हैं। तो आज की डेट में, ये नए जमाने में, वो फिल्म स्टार है, वो एक्टर है। महापुरुष आज एक्टर हो गया, महापुरुष आज राइटर हो गया, महापुरुष आज डायरेक्टर हो गया। हालांकि वो समझ, आज हर एक के डीएनए में, ब्लड में वो चीज चली गई है कि मैं बहुत महान हूँ, बस मेरा विचार सामने आएगा, दुनिया मुझे कांधों पर उठा लेगी। ऐसा होता नहीं, लेकिन हर इंसान समझता यही है। तो अब ये था, अब आप ही देखिए कि मतलब कितनी अजीब सी बात है कि बहुत, हम किसी को, बहुत सीरियस कोई आदमी होता है, हम बहुत उसको देखते हैं, उससे एक मिनट मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे जी।
एक बहुत संजीदा आदमी होता है, बहुत बहुत संजीदा, बहुत सीरियस आदमी होता है। हमारे टीचर ही कोई, आप याद कीजिए अपना बचपन का दौर, अपने कॉलेज लाइफ, अपने टीचर्स को याद कीजिए, सारे सबसे बात कर रहा हूँ मैं। वो अपने टीचर को याद कीजिए, बहुत सिंसियर लगते हैं, बहुत बहुत ही सीरियस हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही एकदम कल्चर्ड है। लेकिन जब फोटो निकालने जब जाते हैं तो थोड़ा सा यूं क्यों हो जाते हो? ऐसे इतना भी तो कहिए। अब ये बहुत सीरियस आदमी, बहुत संजीदा आदमी, ये कौन सी हरकत कर रहा है कि वो इस तरीके से बैठे, इस तरीके से? जब कैमरा जब शुरू होता है तब हमारे अंदर कहीं हर एक के अंदर हीरो है। अब वो मालेगांव में भी था। हम पहले ड्रामा कल्चर यहाँ था, स्टेज यहाँ पर बहुत होता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ मालेगांव, अपना अपना खुद का मेरा ग्रुप है जो लिखता भी हूँ, मैं अपना प्लेस करता हूँ। फ्री एंट्री फ्री रहती है उसकी, क्योंकि अब लोग फिल्मों में नहीं जा रहे तो मेरा ड्रामा देखने कौन आएगा? तो 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 वो मालेगांव कल्चर था उसका, फिल्मों का। मतलब फिल्मों नहीं, मतलब एक हीरो हीरो बनना, एक फिल्मी सोच हम सबके यहाँ बहुत ज्यादा थी। वो कहीं से आ गया वो वीडियो कैमरा, मालेगांव में वीडियो कैमरा आ गया। बिल्कुल। वीडियो कैमरा, शादी की शूटिंग्स होती थी जिस पर 80s में, या हाँ 80s का 80 के डिकेड्स में होती थी, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त भी काफी वो होता था। अब नासिर भाई ने भी लिया कि चलिए कुछ कैमरा है, कुछ काम काज किया जाए। अब इसमें हुआ ये कि नासिर भाई को आदत थी कि जब वो बड़ी बड़ी उनका वीडियो पार्लर, मैंने बताया ना इससे पहले कि फिल्में लगती थी उनकी वीडियो पार्लर में, इंग्लिश फिल्में, तो वो बहुत बड़ी जो ज्यादा डायलॉग्स वाली फिल्में होती थी तो वो उसको एडिट किया करते थे, वीसीआर टू वीसीआर। मतलब वो एडिट का उनको वहां पर वो आर्ट आ गया था। वो इंग्लिश हॉलीवुड की मूवीज वो कम किया करते थे ताकि पब्लिक बोर ना हो, क्योंकि यहाँ पब्लिक एक तो इंग्लिश वो लैंग्वेज समझती नहीं, दूसरा उसके बाद अगर डायलॉग ज्यादा है, स्टोरी स्टोरी जैसे एक्शन फिल्म नहीं है, कोई स्टोरी फिल्म निकल गई तो उसमें लोग चिढ़ जाते हैं। तो नासिर भाई वो कम किया करते थे, एडिट किया करते थे वीसीआर टू वीसीआर। उनको वो आदत थी, उनको वो काम आता था। अब जब कैमरा उन्होंने ले लिया तो शूट तो कर सकते हैं, वीएचएस कैमरा उन्होंने लिया था, फिल्म शूट कर सकते, ड्रामे का एक्सपीरियंस था उनको, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस, खुद एक्टर भी बहुत अच्छे थे, डांसर भी बहुत अच्छे थे, तो वो शूट कर सकते थे। अब उसके बाद एडिटिंग का आता है मसला। ये फिल्म अगर आपने शूट की, कोई सीन अगर आपने शूट, तो उसको एडिट करेंगे ना आप। उनको एडिट आती थी वो उनके उस वीडियो पार्लर की वजह से। तो इस तरीके से बन गई शोले। अच्छा। वो शोले फ्रॉम वीसीआर टू वीसीआर एडिट हुई फिल्म है। जब तक वो आया नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर मालेगांव में आया नहीं था। 2000 से कंप्यूटर्स आना शुरू हुए, फिर कंप्यूटर पे कामकाज लोगों ने शुरू किया। अब तो खैर बच्चे भी मोबाइल पे एडिट कर लेते हैं, लेकिन जो एक स्टेप्स रही है मालेगांव, मतलब ऐसे हमने धीरे धीरे मरहला तय किया फिल्म मेकिंग का। पहले स्टेज करते रहे, फिर उसके बाद शोले बनी। इत्तेफाक था वो, एक दोस्तीदारी, एक मौज मस्ती के इसमें हमने शुरू किया था, और वो इतना ज्यादा क्लिक हो गई हमको भी नहीं पता था। एक फन था, वो उम्र थी, 18-20 साल के थे हम, एक एंजॉय करने की उम्र थी। उस वक्त सभी हीरो तो सभी बनना चाहते हैं, मैंने कहा। तो वो ऐसे मालेगांव का फिल्मी सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में हमने नहीं, फिर दूसरे लोग भी स्टैंड हुए, वो लोग भी बनाने लगे, हर एक को हीरो बनना ही है। तो वो एक कल्चर बन गया, फिल्मी कल्चर बन गया, फिल्मी लोग, फिल्मी सोसाइटी बन गई। आज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बल्कि तो कितने लोग फारूक जी, आपने बताया कि आप ड्रामास भी लिखते हैं, अभी नाटक थिएटर में आपका इंटरेस्ट है, तो आप अभी कितने ड्रामे आप लिख चुके हैं और कितना आप उस पर काम करना चाहते हैं? और वहाँ के लिए जो एक्टर्स हैं वो क्या मालेगांव से ही आते हैं, या आपने एक ग्रुप बनाया है? जी, मेरा ग्रुप है। वो लोग कुछ तो ऐसे हैं जो फिल्मों में काम भी नहीं करते, सिर्फ स्टेज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं 2-4 उसके अंदर, और बाकी तो फिर स्टेज भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं, वो ऐसे होता है। लेकिन अभी आपने पूछा कि मेरा स्टेज या प्लेस का जो कैरियर है, इसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं ना, तो मैं तकरीबन मेरे कुछ, अगर आप सब देखें तो 30 to 35 मेरे प्लेस हैं मैम। और मतलब मालेगांव में जो एक दौर था, कभी ड्रामा कंपटीशंस हुआ करते थे यहाँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स के, स्कूल्स के, ये कंपटीशन भी होते थे। तो उसमें मुझे कभी बुलाया जाता था, कभी मैं अपना टीम लेकर उसको रिप्रेजेंट, मतलब पार्ट लेता था, मैं पार्टिसिपेट किया करता था। तो
तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेपनाह करम मैम कि मालेगांव में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा ड्रामे के अवार्ड्स किसी के पास है प्लेस के, तो मेरे पास बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर तो होता नहीं है, लेकिन ड्रामे में नहीं होता हमारे यहाँ, तो वो सारे सारे अवार्ड सबसे ज्यादा मेरे पास है। 2 बार मुझे बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं स्टेट लेवल। मैं अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ उसको अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में एक है गवर्नमेंट का एसोसिएशन है, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी जी। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी में हर बरस होता था, क्या कहते हैं उसको, ड्रामा कंपटीशन। हर बरस बॉम्बे में होता था और वो पूरे महाराष्ट्र से टीमें वहां पर आती। मुझे 2 बार बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड मिला है वहां, 2 बार। और इनको जज करने वाले को क्यों मुझे ये अच्छा लगता है वो मैं बता रहा हूँ। 2 बार मुझे बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर जज करने वाले कौन थे, हमारे प्लेस देखकर जज किसने किया जी, सागर सरहदी साहब, जिन्होंने कभी कभी और सिलसिला लिखी थी। अच्छा। कौन है प्यार है जिन्होंने लिखी थी। अब कभी कभी और सिलसिला ऐसा है कि हर राइटर से बहुत ज्यादा रिलेटिव फिल्म। अमित जी की जो होती, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और सिलसिला लोग आज दूसरी वजह से याद करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म। उसमें अमित जी ने एज एन राइटर का ही रोल किया था उसमें जी। फिर दूसरी बार मुझे जज किया था बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के लिए गुलजार साहब ने। गुलजार साहब को तो आप जानते ही होंगे। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी मुझे अपनी लाइफ की बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे चाहूंगा बहुत कुछ मिले, मगर नहीं भी कुछ रहा तो इस पर मैं मरने तैयार हूँ। अगर मौत के वक्त अगर इतना भी सोच लेगा चलो 2 बार मैंने, और जिसको गुलजार साहब और सागर साहब ने जज किया तो वो मौत सुकून से आ जाएगी जी। हालांकि अभी ग्रैमी लेना है मुझे, ग्रैमी लूंगा मैं, देखिए नाम, पता नहीं कहीं ना कहीं से लूंगा। बिल्कुल लेंगे आप। एक सवाल और आया है कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, फेवरेट आर्टिस्ट, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हॉलीवुड, बॉलीवुड? आप दोनों बता दीजिए। हॉलीवुड में मुझे बहुत अच्छा काम लगता है जेम्स कैमरून का एज एन डायरेक्टर। ओके। रिडले स्कॉट है, रिडले स्कॉट बहुत अच्छे हैं। और अगर आप राइटर की बात करें तो हॉलीवुड की बात करें, स्टीफन किंग बहुत अच्छे राइटर, जो थ्रिल वो पैदा करते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, कमाल है। डायरेक्टर्स जेम्स कैमरून और रिडले स्कॉट मुझे बहुत पसंद है जी। और इंडिया की अगर बात करें तो कहाँ से बात शुरू करूँ? राज कपूर जी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सब आप सुनते जाइए। अब ये सबसे मैं ये बल्कि एक शेर सुनते जाइए तो फिर बाकी की बात समझ में आएगी आपको। पेश करूं एक शेर अगर आप इजाजत दें तो? बिल्कुल बिल्कुल करिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना कई बार देखना। तो अब बहुत अच्छा। तो अब अगर बॉलीवुड की बात शुरू करें तो राज कपूर जी, गुरुदत्त जी, ख्वाजा अहमद अब्बास, प्राण साहब से भी इम्प्रेस हुए यार, दिलीप साहब, फिर उसके बाद बिमल रॉय कमाल काम, ऋषिकेश मुखर्जी कमाल काम है। ऋषिकेश मुखर्जी का बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, बल्कि आपको बताऊं आनंद हर 3 महीने बाद एक बार देखता हूँ। 3 महीने में एक बार आनंद देखता हूँ जी। मुझे बहुत बहुत पसंद है मुझे आनंद। 3 महीने पे वो देखता ही देखता हूँ वो। ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा, फिर आगे चलिए तो बासु चटर्जी, जो एक अलग सिनेमा, जो हमारा पैरेलल सिनेमा बोलते हैं, क्या जो भी बोलते हैं उसको, वो उसके सारे, अमोल पालेकर जी, नाना पाटेकर जी, ये फेवरेट्स हैं मेरे। अमित जी के बगैर मेरी कहानी मुकम्मल नहीं होगी। अमित जी का बहुत बड़ा फैन, नो डाउट। सलीम जावेद साहब, जावेद अख्तर का बहुत बड़ा फैन। सलीम साहब उतना बोलते नहीं है तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। सलमान खान जिसका बेटा हो तो वो क्यों इतनी बात करेगा? जी। जावेद साहब बेचारे अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इजहार करते ही रहते हैं अपने ख्यालात का, अपनी शायरी। उनकी हर 4-5 साल बाद एक शायरी की बुक आ जाती है, उनकी एक मजमू कलाम आ जाता है उनका। तो वो अपना कहीं ना कहीं से वो हमको नॉक करते रहते हैं हमारे जहनों। तो जावेद साहब बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। और एक तरीके से ये जितने नाम लिए इन लोगों में और मुझ में खास बात, एक कॉमन बात ये है कि हम सब प्रोग्रेसिव लोग हैं। नॉट कम्युनिस्ट, लेकिन प्रोग्रेसिव तो है ना हम। तो ऐसे इतने सब लोगों से इम्प्रेस हूं, या इतने सब लोग मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ हर चीज पर। कोई लिखने में कहानी है आपके जहन में जो
आप लाना चाहते हैं, काफी टाइम से आपके मन में हो और आप लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं उसको? अब यहाँ बताऊंगा तो चला जाएगा, कोई और ले लेगा सब्जेक्ट का। नहीं, अजीब सी मतलब बात हो ऐसा जाएगी। है आपका कुछ, मतलब मैं विजन पूछ रही हूँ आपसे, आपने ऐसा कुछ सोचा हुआ देखिए है हम आगे किसी इसको देखिए हम इसको ऐसे देते हैं कि मैं मुझे बहुत अच्छी एक फिल्म हॉलीवुड की लगी थी। हम्म, मैं डाई हार्ड फैन हूँ सिल्वेस्टर स्टैलोन का, हॉलीवुड की अगर बात करें तो ये अपनी जी जगह जी। पक्की बात है। रैम्बो, रॉकी, वो सब हम्म बहुत अच्छा है। हम्म लेकिन मुझे एक हॉलीवुड की एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, इंडिपेंडेंस डे। हम्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं उस कहानी को मैंने कुछ अपने तौर पे आगे बढ़ाया है। हम्म समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो वो कभी कुछ ऐसा रहा तो वो करना चाहूंगा मैं। ठीक है। फारूक जी, अब टाइम हमारे पास कम बचा है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं या जो लिख रहे हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें? आपने स्ट्रगल किया है, आप इस फील्ड में काफी टाइम से हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पहले प्रैक्टिकली एक दूंगा, फिर वर्चुअल एडवाइसेस दूंगा। बिल्कुल पहले प्रैक्टिकली एक दे दूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो वो अगर बहुत बड़े घर से हैं तो पहले ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर लें जहां से उनको मंथली अपनी लाइफ के लिए पैसा प्रोवाइड होता रहे, सबसे पहली बात। और अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो कोई अच्छी प्रोफेसर टीचर से शादी कर ली, ताकि उसका चूल्हा जलता रहे, इसके पास काम रहे नहीं रहे, ये अपना लिखते रहे। क्योंकि राइटर्स फिर कुछ और काम के लिए बचते ही नहीं। अगर आप गौर करेंगे तो फिर कुछ और कर ही नहीं पाते वो, और नहीं कर पाते हैं तो पैसा आता नहीं है। और हर वक्त लिखना मिलता रहे ऐसा भी नहीं होता है। सबका एक अलग, सब प्रोड्यूसर्स का अलग अलग मूड होता है, लोगों का अलग अलग मूड होता है। आपके पास बहुत अच्छे कंसेप्ट है भी, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है भी आपके पास, तो हर कोई हम बस आपका तैयार हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। उसका जब मूड बनता है, जो प्रोड्यूसर है उसका जब, और हमारे यहाँ सबसे बुरा प्रॉब्लम ये है कि खासतौर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कि जिसके पास पैसा आया, जो प्रोड्यूसर है, पहले वो राइटर बन जाता है। फिर वो अपना खूब दिमाग में पकाएगा उस ख्याल को, फिर उसको लगेगा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, तब एक राइटर बुलाएगा और उसको फिर अपना कंसेप्ट देगा कि यार इसको थोड़ा डेवलप कर दो और ला दो। तो राइटर की अपनी सोच तो होती ही नहीं है। राइटर अपने कंसेप्ट लेके बेचारा थक जाता है, कोई बनाता नहीं, जो मैंने देखा गौर वो, और ना इतना पैसा होता है कि खुद को अपना प्रोडक्शन शुरू कर सके। तो ये होता है। और अब चलिए, अब थोड़े से अगर आर्टिस्टिक अब थोड़ी एडवाइस है तो खूब पढ़ें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप ठीक है, आप अभी तो आपको मोबाइल आपका फेवरेट है, अगर मोबाइल आपकी कमजोरी वीकनेस बन चुका है तब तो मोबाइल पर भी आप रीड कर सकते हैं, बुक्स निकालकर, पीडीएफ जो फाइल्स फॉर्मेट होते हैं, जो भी फॉर्मेट हो, उस पर आप अपना रीडिंग कर सकते हैं। आपको जो आपका जो नेचुरल जो है, जो आपके दिल में है, कि मतलब एज एन राइटर आप सोचते हैं कि आप इस जॉनर के साथ कंफर्टेबल हैं, आप कॉमेडी के साथ कंफर्टेबल हैं, आप सीरियस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, आप मैसेजिंग सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, आप जो अभी हाईटेक जो टेक्निकली बहुत ज्यादा जो साउंड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये एलियंस वगैरह की जो भी फिल्में बन रही हैं, इस टाइप का अगर आप सब्जेक्ट, तो आप उसके ऊपर खूब पढ़िए। मतलब आपको फिर उसका कोई गोशा आपको बचना नहीं चाहिए, उस आपके जॉनर का, आपके जॉनर का आपको इल्म होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कहीं ऊपर वाला भी कह देता है तू मेरा नहीं बनता मत बन, अपना तो बन जा। और हम लोग, मैं एक देख रहा हूँ इस दौर में इतनी लेजीनेस आ चुकी है कि लोग बुक्स खोलना भी लोगों को जान पर आ रहा है। मतलब लोग सोच कर ही थक जाते हैं यार, इतनी मोटी बुक पढ़ेगा कौन, खोलते ही नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना, बगैर पढ़े आप नहीं सीख सकते कि कैसे क्या होगा, कैसे आपका जो भी जॉनर, फिर उसमें आप आपके लिए खुद ब खुद राहें खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरे नए राइटर्स साथी हैं उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ो, जो आपका जॉनर, जो आपका दिल है, उसके ऊपर आप खूब पढ़ो। जी ठीक है फारूक जी, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। और थैंक यू। आपको आपके आगे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सारे कामों के लिए आप ऑल द बेस्ट। और आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बेहतरीन काम आगे करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
हमारे साथ जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। मैं एक चीज लास्ट में ये जोड़ना चाहूंगी कि सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस की ये जो मुहिम चल रही है, इसका नेक्स्ट सेशन अब जो आएगा वो उसमें हम राहुल रॉय जी की फिल्म फैक्ट्री दिखाएंगे, जो कि जिसका लिंक सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के पेज पे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक रिलीज कर दिया जाएगा। और हर बार की तरह हर संडे को शाम 5 बजे हमारे साथी के साथ हम बैठते हैं और बातें करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर बार आएं और वीडियोस को शेयर भी करें और ये जो पूरी इनिशिएटिव है इसके साथ जुड़ें। थैंक यू।